हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत। और यह वीडियो सब सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से देख लेते हैं पूरा कंप्लीट, तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, वैसा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगर आपको आउट ऑफ गूगल भी अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग सही ही लगा के आइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। और चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप लोग को इस प्रकार से वीडियोज मिलते ही रहे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का CC6 है, लास्ट मतलब लास्ट आप लोग का एग्जाम है। ठीक है, तो थोड़ा बढ़िया से करते हैं। देखिए, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन ये कोई बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें जो है सो कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जो आप लोग नहीं जान पाइएगा तो आप लोग का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स, इसमें क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे गेस पेपर से हम कंडक्ट किए। ठीक है, जो हमको अच्छा लगा उसी का लिए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं सोचिएगा, जो गेस पेपर वाले अगर देख रहे होंगे तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैंने आपका चीज़ चुराया है। ठीक है, आप लोग भी तो पढ़ाई के लिए ही करते हैं और हम भी करते हैं, तो आप लोग का कंटेंट बढ़िया लगा तो हम ले लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, पढ़ाने के लिए ही किए हैं, तो इसमें कोई भी कॉपीराइट एक्ट वगैरह का मतलब कॉपीराइट एक्ट में कहता भी है पढ़ाई में किसी चीज़ को उसको थोड़ा बढ़िया करके यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग सबसे पहले आप लोग को समझ लीजिए कि इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये क्वेश्चन किस टाइप का है, हिंदी है कि इंग्लिश में है, तो दोनों में है, तो इसी टाइप का आएगा आप लोग का। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हम पूरा एकदम फास्टली बताने वाले हैं और सारा कुछ आप लोग के दिमाग के एकदम 5G के स्पीड में घुस जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा स्पीड से आप लोग के दिमाग के अंदर में जाएगा, तो आप लोग पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा तभी जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, किस वर्ष G20 संगठन की स्थापना की गई थी? इन विच ईयर G20 ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेबलाइज्ड? तो 1999, यानी कि एक ठो 1 और 3 ठो 9। ठीक है, G20 संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, G7 संगठन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज G7 ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेबलाइज्ड? तो 1975 में। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स हम लगभग 300 से 400 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप लोग पूरा तुम देखिएगा, स्पीड करते हैं। ठीक है, इसको तभी देख पाइएगा। देखिए, कौन सा देश SCO शिखर सम्मेलन और G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? मतलब कौन सा देश दोनों का मेजबानी कर रहा है? ठीक है, तो ये भारत कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या भारत G7 राष्ट्रों का सदस्य है? नहीं है। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी देखते हैं कि G7 का कौन कौन है पार्ट। तो जापान है, अमेरिका है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली है, और भारत नहीं है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड के सदस्य हैं? क्वाड के सदस्य कौन है? तो भारत, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? कल ही तो बताए थे, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा किसका मुख्य निकाय है? तो संयुक्त राष्ट्र का है। ठीक है, अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये भी हम बताए थे, ट्रैगवी ले। ठीक है, यह निम्नलिखित में से किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1947 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिए, वैश्विक शासन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विजय मित्र शक्तियों की पहल पर किस संगठन की स्थापना की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप लोग इंग्लिश में भी देखिए। ठीक है, हम इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, रुकिए। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेबलाइज्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ द विक्टोरियस ब्रिटिश एलाइड पावर्स एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन? प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विजय मित्र शक्तियों की पहल पर किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य की कितने देश हैं? तो 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया है, तो आगे देखिए क्या है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा है, जिनेवा में भी है और स्विट्जरलैंड में भी है, दोनों जगह। ठीक है दोनों में से किसी एक जगह में दिया रहेगा तो आप लोग मार दीजिएगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस? वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, यानी एक देश दूसरे देश की सहायता करेगा, उसी को बढ़ाना है।
अगला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द फाइनेंशियल एड एंड डेवलपमेंट वर्क इन ग्लोबल गवर्नेंस? कौन सा संगठन वैश्विक शासन में वित्तीय सहायता और विकास कार्यों का प्रबंधन करता है? तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट ऑन इश्यूज ऑफ नेशनलिज्म एंड मेन कंट्रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस? राष्ट्रवाद और वैश्विक शासन में मुख्य नियंत्रण के मुद्दों पर कौन से संगठन कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस? इसका एग्जैक्ट मीनिंग या डेफिनेशन क्या है? वैश्विक शासन का सटीक या अर्थ परिभाषा क्या है? तो इसका है ये, देखिए, यह उन संस्थाओं को संदर्भित करता है। देखिए, इट रिफर्स टू इंस्टीट्यूशंस दैट कोऑर्डिनेट द बिहेवियर ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स, facilitate cooperation, resolve disputes and alleviate कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम्स। यह उन संस्थाओं को संदर्भित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के व्यवहार का समन्वय करती है, सहयोग की सुविधा देती है, विवादों को हल करती है और सामूहिक कार्रवाई की समस्याओं को कम करती है। तो समस्या को कम करना है इसका, ठीक है, मेन उद्देश्य यही है। अगला दिन, हाउ मेनी कंट्री है द परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश की स्थायी सदस्यता है? तो 5। अगला देखते हैं, वैश्विक इन ग्लोबल गवर्नेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज इन इन्वॉल्व? यानी वैश्विक शासन में निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे शामिल हैं? इनमें से कौन से मुद्दे शामिल रहते हैं? तो ये सभी रहते हैं। कौन कौन से? चिकित्सा स्तर के मुद्दे, मेडिकल लेवल इश्यूज, मिलिट्री लेवल इश्यूज यानी सैन्य स्तर के मुद्दे, जलवायु स्तर के मुद्दे, यानी कि ये सभी, ठीक है, ये सभी में लगाइएगा। अगला देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस? यानी कि वैश्विक शासन के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो किसकी हुई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की हुई थी। ठीक है। अगला देखिए, क्या विच ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज्ड एज ए मिलिट्री काउंटर फाइट टू द सोवियत मिलिट्री प्रेजेंस इन ईस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, फॉर्म्ड अ कोऑपरेटिव बॉन्ड विथ रशिया इन 2001 टू एड्रेस आर्म्स कंट्रोल एंड टेररिज्म? शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप में सोवियत सैन्य उपस्थिति के लिए एक सैन्य प्रतिकार के रूप में स्थापित किस संगठन ने 2001 में रूस के साथ हथियार नियंत्रण और आतंकवाद को दूर करने के लिए एक सहकारी बंधन बनाया? तो कौन था वो? नाटो था, यानी कि NATO। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज्ड इन द 20th सेंचुरी दैट वाज वर्ल्ड वाइड इन स्कोप एंड मेंबरशिप? यानी कि देखिए, 20वीं शताब्दी में स्थापित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा था जिसका दायरा और सदस्य विश्वव्यापी थे? तो कौन सा था? तो संयुक्त राष्ट्र था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर का मुद्दा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लोबल लेवल इश्यूज? तो कौन सा? ये सारा है। ओजोन परत का क्षरण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ये सभी है। ठीक है। अगला देखिए, क्या व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड? यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। और अगला देखिए, हु बिकम द हेड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कौन बने हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के सचिवालय के प्रमुख, वही प्रमुख बनते हैं। ठीक है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक का आयोजन कौन करता है? हु ऑर्गेनाइज द मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूएन जनरल असेंबली सेक्रेटरीज, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा सचिवालय कहाँ करते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक का आयोजन कौन करते हैं? तो वहाँ के महासभा के सचिवालय करते हैं। अगला देखिए, हु विल गेट द मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? यानी विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता किसे मिलेगी, मतलब किसको मिल सकता है? ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा मतदान जिसको दिया जाएगा उसी को मिलेगा। ठीक है। अगला देखिए, क्या द वर्ल्ड बैंक वाज सेट अप फॉलोइंग विच इवेंट? विश्व बैंक की स्थापना किस घटना के बाद हुई थी? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम डू द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस इन ग्लोबल गवर्नेंस? विश्व के विकासशील देशों को वैश्विक शासन में वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्राप्त होती है? जो विश्व के विकासशील देश है उसके वैश्विक शासन में वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो विश्व बैंक के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है। कोई देश का अगर कमजोर हो जाएगा तो विश्व बैंक देगा उसको पैसा थोड़ा ऊपर उठने के लिए। whereby the first United Nations Conference on Environmental Issues held in 1972, यानी 1972 में पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में स्थापित किया गया था। ठीक है।
अगला देखते हैं, हो एमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक शासन का प्रमुख है। वैश्विक शासन का सबसे प्रमुख कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही सबसे ज़्यादा प्रमुख है। ठीक है, अगला देखते क्या है, एट विच वर्ल्ड वॉर सेकेंड कॉन्फ्रेंस डिड अलाइड लीडर्स एग्री टू डिमांड अनकंडीशनल सरेंडर फ्रॉम द एक्सिस पावर्स ऑफ जर्मनी, इटली एंड जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के किस सम्मेलन में मित्र देशों के नेता जर्मनी, इटली और जापान की धुरी शक्तियों से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग करने पर सहमत हुए थे। तो ये कौन थे? तो देखिए कैसाब्लांका सम्मेलन। ठीक है, कैसाब्लांका सम्मेलन। अगला देखेंगे तो बाय हुम आर द न्यू रूल्स एट एमंग द डेवलप्ड कंट्रीज रिगार्डिंग ग्लोबल गवर्नेंस। वैश्विक शासन के संबंध में विकसित देशों में नए नियम किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नियम बनाए गए हैं। किससे रिलेटेड? तो विकसित देशों के नए नियम, जो विकसित देश होते हैं उसके नए नियम बनाते हैं ये। ठीक है, निर्धारित करते हैं WTO। वैश्विक शासन में विकसित और विकासशील देशों के बीच बैठकों का आयोजन कौन करता है? जो विकसित देश होते हैं यानी कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को जो ग्लोबल गवर्नेंस का जो होता है एक बैठक होता है संसद, तो उसका मतलब कौन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर तो फिलहाल यहाँ पर दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा होना चाहिए। बाकी आप लोग देखिए क्या है यहाँ पर, वैश्विक शासन में विकसित और विकासशील देश, WTO भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से एक होना चाहिए। अगर देखो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन ग्लोबल गवर्नेंस। वैश्विक शासन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्षमता क्या है, यानी कितना पावर है उसको। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तो विश्वव्यापी सुरक्षा सुनिश्चित करना, इतना पावर उसके अंदर। इंश्योरिंग वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी, यानी कि दुनिया में सभी को सुरक्षित रख सकता है, इतना पावर है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विश्व ऑर्गेनाइजेशन, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं होता है तो नहीं होता, छोड़िए। तो विश्व ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन इश्यूज, देखिए हो गया है जूम फिलहाल। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल प्रॉपर्टीज एंड कंट्रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ग्लोबल गवर्नेंस। कौन से संगठन राष्ट्रीय संपत्ति के मुद्दों पर कार्य करते हैं और वैश्विक शासन में सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण करते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। वैश्विक स्तर पर शासन क्यों बहुत आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है देखते हैं, ये सभी कारण है। यानी ग्लोबल वार्मिंग, देखिए वैश्विक स्तर पर शासन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो वाई गवर्नेंस एट ग्लोबल लेवल इज वेरी नेसेसरी। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए जरूरी है, युद्ध की स्थिति से बचने के लिए जरूरी है, उन देशों की मदद करना जो कम विकसित हैं उसके लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि वैश्विक शासन प्रणाली जरूरी है। विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर आतंकवादी हमलों के बाद 2001 में किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के आत्मरक्षा खंड को पहली बार लागू किया गया था? तो नाटो। ठीक है, किस खंड को पहली बार लागू किया गया था? नाटो को लागू किया गया था। अगला देखिए 40वां में क्या, मुद्रा विनिमय को स्थिर करने और विनाशकारी व्यापार नीतियों को खत्म करने के लिए 20वीं शताब्दी में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी दुनिया में जो व्यापार का एक संगठन बना हुआ उसकी स्थापना किया गया था मुद्रा विनिमय को स्थिर करने। ठीक है, अगला देखिए क्या है, किस समूह को कभी कभी ब्लू हेलमेट कहा जाता है? विच ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड द ब्लू हेलमेट्स? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना यानी कि एक शांति सेना भी है उसी को। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लोबल सिटीजन्स, वैश्विक नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 4 प्रकार ये आ सकते हैं। अगर देखें वैश्विक नागरिकता शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है? तो यह दुनिया को समझने और अन्य संस्कृतियों और लोगों के साथ जुड़ने, संबंध बनाने और साझा करने का एक तरीका है। कॉस्मोपॉलिटन शब्द किसने गढ़ा? तो सिनोप के निंदक डायोजनीज ने। ठीक है, सैनिक डायोजनीज ऑफ सिनोप, यानी सिनोप के निंदक डायोजनीज ने गढ़ा है इसको। बहुसंस्कृतिवाद की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? तो यह एक विचारधारा है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग सद्भाव में एक साथ रहते हैं। वैश्विक नागरिकता का गुण क्या होना चाहिए? तो सहिष्णुता और समझ होना चाहिए। वैश्विक नागरिकता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत आवश्यकता है? तो शिक्षा है। जिनके शब्द दुनिया के नागरिक के रूप में मैं केवल सत्य के साथ खड़ा हूँ और मेरा विवेक ही मेरा एकमात्र
नेता है पृथ्वी पर शांति और न्याय के लिए यही एकमात्र प्रतीक्षा है। हमेशा सही काम करने के लिए, सही व्यक्ति बनने के लिए और हमेशा के लिए जो सही है उसके साथ खड़े रहें। तो ये कौन बोले थे? तो सूजी कासिम। ठीक है। जय जगत शब्द किसने गढ़ा था? हु कॉइन्ड द टर्म जय जगत? तो विनोबा भावे। ठीक है। जय जगत का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो सभी का कल्याण यानी सर्वोदय। विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसने घोषित किया? तो महात्मा गांधी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। अगला डिफरेंस क्या है? 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। कहाँ शुरुआत की? पवनार महाराष्ट्र में की थी। 1923 में भावे ने कौन सा धर्म निकाला? तो महाराष्ट्र धर्म, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे पहले किया तो महाराष्ट्र धर्म निकाल दिया। ठीक है। गांधी के साबरमती आश्रम में विनोबा भावे ने जिस कॉटेज के कुछ समय बिताया था उसका क्या नाम था? तो विनोबा कुटीर था नाम। ठीक है। कि भावे यानी विनोबा भावे किस आंदोलन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो भूदान आंदोलन के लिए। विनोबा भावे ने किस जेल में लोक नागरी लिपि लिखी और 4 दक्षिण भारतीय भाषाओं में महारत हासिल की? तो वेलोर में। ठीक। अगला देखिए, नागरिक और वैश्विक नागरिकता में क्या अंतर है? तो देखिए, देश में नागरिकों के अधिकार और दायित्व होते हैं जिससे उन्हें नागरिकता प्राप्त है। एक वैश्विक नागरिक अतिक्रमण करता है राजनीतिक सीमाएं और मानता है कि अधिकार और उत्तरदायित्व विश्व का नागरिक होने से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आंसर सही है। ठीक है। ये रहेगा तो आप लोग मार दीजिएगा। देखिए, अगला है वैश्विक नागरिक में बहुसंस्कृतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न संस्कृतियों का एकीकरण और विचारों और दृष्टिकोणों का परस्पर आदान प्रदान। किस वर्ष ने विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाना शुरू किया? तो 16 नवंबर 1996। वैश्विक नागरिकता में सहिष्णुता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सार्वभौमिक मानवाधिकारों और दूसरों की मौलिक स्वतंत्रता को मान्यता देता है। कौन देता है? वैश्विक नागरिकता में सहिष्णुता जो होता है सो। वैश्विक नागरिक बनने के लिए सहिष्णुता क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है? तो एक वैश्विक नागरिक वह है जो इसके बारे में जागरूक और समझता है कि व्यापक दुनिया और इसमें उनका स्थान, यानी कि वे विश्व के नागरिक हैं। वे अपने समुदाय में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और दूसरों के साथ काम करते हैं, हमारे ग्रह को और अधिक शांतिपूर्ण, टिकाऊ और नालबंद बनाते हैं इसीलिए सहिष्णुता महत्वपूर्ण है वैश्विक नागरिकता में। वैश्विक नागरिकता पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? तो नकोसाना बुथोलेंकोसी मासुकू ये है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक नागरिकता के 3 स्तंभ हैं? तो ये सभी है: संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहार। वैश्विक नागरिक कौन है? तो एक व्यक्ति जो वैश्विक मुद्दों पर वैश्विक समुदायों के साथ बातचीत करता है वो वैश्विक नागरिक है। ठीक है। अगला देखते हैं, विनोबा भावे के अनुसार सर्वोदय की अवधारणा क्या है? तो यह सत्य और अहिंसा पर आधारित है, जो सर्वोदय का अवधारणा है। ठीक है। एक वर्गहीन और दुर्ग है समाज को सभी को अपने उच्चतम के लिए समान अवसर मिलेंगे, बस ये है। ठीक है। एक सक्रिय वैश्विक नागरिक अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय वैश्विक नागरिक मदद करने का इच्छुक होगा? तो इसका जो सही आंसर 1, 2 एंड 3, यानी कि लोग भी करेगा, जानवर, पौधे, ऐसा। देखिए रुकिए, कौन सा एक सक्रिय वैश्विक नागरिक मदद करने का इच्छुक होगा? तो लोग होंगे। ठीक है। क्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय वैश्विक नागरिकों का वर्णन नहीं किया जा सकता है? वे तो देखिए, इसका आंसर 1, 2 एंड 3 इसका भी दिया है। जब वे किसी अन्याय को देखते हैं तो दूसरी ओर देखते हैं। वे सांस्कृतिक विविधता को महत्व नहीं देते। वे केवल वैश्विक समुदायों की परवाह करते हैं, स्थानीय समुदायों की नहीं। तो ये 3 का होना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक कल्याण पर केंद्रित प्रशासनिक निकाय का उदाहरण नहीं है? इसमें से बोल रहा है वैश्विक कल्याण पर केंद्रित प्रशासनिक निकाय का उदाहरण नहीं है। तो ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो है। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वैश्वीकरण क्या है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, राजनीति और संस्कृति का एकीकरण। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, राजनीति और संस्कृति का एकीकरण ही वैश्वीकरण है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण मुख्य रूप से एक तरफा सड़क है और इसे केवल यह कहा जाना चाहिए, क्या कहा जाना चाहिए? अमेरिकीकरण। ठीक है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसके कारण होता है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण किसके कारण होता है? तो 1, 2 एंड 3। तो
देखिए मीडिया, आमने-सामने संपर्क, फ़िल्में, इससे भी सांस्कृतिक वैश्वीकरण होता है। वैश्वीकरण एक देश से दूसरे देश आदान-प्रदान करना ही होता है वैश्वीकरण एक तरह से, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं, मीडिया में देखते हैं तो उससे भी हम लोग सीखते हैं। अगला देखिए, विश्व स्तर पर सक्षम व्यक्ति समस्याओं को हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का उपयोग करते हैं। विश्व स्तर पर जो होता है सक्षम व्यक्ति समस्याओं को हल करने के लिए किस प्रकार की सोच का उपयोग करता है, तो आलोचनात्मक और तुलनात्मक सोच कौशल का उपयोग करता है। अगला, आज के विश्व में विश्व स्तर पर सक्षम बनना क्यों महत्वपूर्ण है, सक्षम क्यों बनना जरूरी है, ठीक है। तो आज की दुनिया अधिक वैश्विक रूप से जुड़ी हुई होती जा रही है, इसीलिए सक्षम होना बहुत जरूरी है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स माइट या ग्लोबली कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल सीक टू डेवलप। विश्व स्तर पर सक्षम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करना चाहता है, तो एक नई भाषा सीखना चाहता है और दूसरे देशों में जाकर बहुत सारा काम करना चाहता है। अगला, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से देशी और विदेशी समुदाय वैश्विक क्षमता से लाभान्वित हो सकते हैं। विदेशी समुदाय वैश्विक क्षमता से लाभान्वित हो सकते हैं, तो ये कौन सा माध्यम है, देखते हैं क्या है। सो देखिए 1, 2 एंड 3, ये तीनों बता रहा है, ठीक है। देखिए नए व्यवसाय और नौकरियां पैदा हो सकती है एक दूसरे के मतलब कि जानने पहचानने से, ठीक है। हम लोग जाकर अमेरिका में काम कर सकते हैं, अमेरिका वाला का हम लोग के यहाँ आकर काम कर सकता है, इस तरह से उनसे नौकरी बढ़ता है, ठीक है, और व्यवसाय हो सकता है, नए विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, नई राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न होंगी, मतलब कि जो एक दूसरे को जान पाएंगे, भाई बहन की तरह जान पाएंगे, उससे बढ़िया रहेगा, ठीक है। और पूरा विश्व स्तर पर हम लोग एक मतलब जुड़ जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एथनोस्केप्स से संबंधित है, एथनोस्केप्स के से संबंधित है। तो देखिए इसमें कुछ अजीब गरीब टाइप का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। देखिए इंग्लिश में आसान से लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एथनोस्केप्स। तो आगे देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड 2 ओनली। तो इसका 1 एंड 2 ओनली होगा, यानी कि पर्यटक और अप्रवासी, इसी को कहते हैं एथनोस्केप्स, पर्यटक और अप्रवासी को, ठीक है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक सांस्कृतिक प्रवाह के 5 आयामों में से एक नहीं है, तो जेनेटिस्केप्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वैश्विक शिक्षा का लक्ष्य छात्रों को इन सभी को छोड़कर बेहतर वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार करना है। विश्वास, वैश्विक शिक्षा का लक्ष्य जो होता है छात्रों को इन सभी को छोड़कर बेहतर वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार करना है, तो वो क्या है, विश्वास। एक ही मतलब ऑप्शन वगैरह गलती नजर आ रहा है हमको, जहाँ तक लग रहा है। वैश्विक शिक्षा का लक्ष्य छात्रों को इन सभी को छोड़कर बेहतर वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार करना है या नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। तो हाँ। अगला देख रहे हैं 21वीं सदी की शिक्षा में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि बताया ना दूसरा गेस पेपर वाला चीज भी है ना, तो थोड़ा रहता है खराब, मतलब उसमें हम थोड़ा सा नहीं ना देखे हैं, इसलिए, ठीक है। थोड़ा अजीब टाइप का एक स्टूडेंट भेज दिया, तो हम सोचे बढ़िया कंटेंट डाल देते हैं बच्चों को, बढ़िया रहेगा, ठीक है। लिखने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा हम देख लेते हैं इसमें भी, बाकी हम अपना कंटेंट भी में दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं दिए हैं। अगला देखते हैं क्या 21वीं सदी की शिक्षा में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये सभी है, कौन से सभी है, लर्निंग एंड इनोवेशन स्किल्स, समस्या समाधान कौशल, नवाचार और सहयोग, ये सारा। देखिए क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून और रीति रिवाज प्रवासियों को अलग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो शरणार्थी बोलते हैं उसको। अगला देखिए क्या 2020 के मध्य तक खालिस्तान है, फिर लोग संघर्ष, उत्पीड़न, मानव अधिकारों के उल्लंघन और हिंसा के कारण दुनिया भर में विस्थापित हो गए। कितना आदमी विस्थापित हो गए, तो 80 मिलियन लोग, ठीक है। 2020 के मध्य तक किस देश ने शरणार्थियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी की थी, यानी शरणार्थियों की सबसे बड़ी मेजबानी कौन किया था, तुर्की किया था, ठीक है, 2020 में। विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 20 जून को मनाया जाता है। अगला देखिए क्या विश्व शरणार्थी दिवस 2023 का किसका विषय, ठीक है। तो आशा घर से दूर, देखिए यहाँ खाली समय कुछ भी भरना है, तो देखिए विश्व शरणार्थी दिवस 2023 का विषय आशा घर से दूर है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये मतलब एक साथ हम चंगा करते हैं, सीखते हैं और चमकते हैं।
कोई भी एक तरह से मतलब कोई भी भरना है, ठीक है, इस तरह से। अगला देखिए शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का मुख्यालय स्थित है कहाँ? संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कहाँ स्थित है मुख्यालय? देखिए जिनेवा में, ठीक है। अगले शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने अपना पहला नोबेल शांति पुरस्कार जीता 1954 में जीता। और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जो शरणार्थियों का समर्थन और सुरक्षा करती है क्या कहलाती है? जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जो शरणार्थियों का समर्थन और सुरक्षा करती है वो क्या कहलाती है? तो UNHCR, ठीक है, UNHCR, ठीक है। अगला क्या संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त की स्थापना की गई थी? 1950 में की गई थी। रिफ्यूजी ब्लूज कविता के कवि कौन है? तो W ऑडेन है। रिफ्यूजी ब्लूज कविता के कवि कौन है? तो W ऑडेन है, ठीक है। शरणार्थी शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब एक जो उड़ता है, वन दैट फ्लाइज। तो मतलब जो एक अजनबी भी हो सकता है, मतलब कहीं भी दूसरे जगह देश में जाता तो शरणार्थी हो जाता, ठीक है। शरणार्थी हुआ है जैसे युद्ध या हिंसा के कारण अपने देश से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया हो। किसी भी अन्य देश की तुलना में इस देश में सबसे अधिक शरणार्थी अपना घर छोड़कर भागते हैं। कहाँ? सीरिया में। ये क्वेश्चन आएगा, हमको जहाँ तक लग रहा है कि आएगा, पक्का आएगा, ठीक है, सीरिया में। आगे देख रहे हो विश्व के कितने प्रतिशत शरणार्थी विकासशील देशों में रह रहे हैं? यानी कि विश्व के कितने प्रतिशत शरणार्थी विकासशील देशों में रह रहे हैं? तो 85% शरणार्थी, ठीक है। 2017 के बाद से कितने रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश भाग गए? तो 7,30,000 रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में भाग गए, ठीक है। फिर उसमें प्रत्येक 2 सेकेंड में लगभग एक व्यक्ति को जबरन विस्थापित किया जाता है। तो यहाँ क्या सही आंसर है? 2 सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सितंबर 2015 में, देखिए टाइम तो ओवर हो रहा है बट कोई बात नहीं। सितंबर 2015 में आयरिश सरकार कितने शरण चाहने वालों और शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए सहमत हुई? तो 4000। अगला देखिए क्या है, दिखाना भी जरूरी है सबको, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे बढ़िया से। इस वर्ष जनवरी से जून के बीच भूमध्य सागर को पार करने का प्रयास करते हुए जितने प्रवासियों की मृत्यु हुई, कितने हुई? तो 555, ठीक है। भूमध्य सागर पार करते करते मर गए वो सारे लोग। अन्य देखते हैं बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? तो 28वां अनुच्छेद। भारत में व्यक्तियों को शरणार्थी का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो UN। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा लेख आंदोलन की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 13 मानवाधिकार जो भी होगा, ठीक है। जो भी देखिए बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पढ़िए लेकिन उसको बढ़िया से क्लियर कर लीजिए। देखिए इसमें क्या, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा लेख, मतलब कौन सा लेख, लेख मतलब अनुच्छेद, ठीक है, या फिर मानवाधिकारों का जो कौन सा लेख था उसको आंदोलन की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? स्वतंत्रता ना, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 अनुच्छेद के बारे में बात हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा अनुसमर्थित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, ये सारा मतलब चल रहा है, ठीक है। ICCSCR, CDAW, ICCPR, ये सारा। भारत ने ICESCR की पुष्टि कब की थी? तो 1979 में की थी। ऑप्शन अगर रहेगा तो आप ऑटोमेटिक आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शरणार्थी नहीं है? तो ये सभी नहीं है। पर्यटक, अवैध, आर्थिक प्रवासी, जासूस, तो ये सारा क्या है? ये शरणार्थी नहीं है। तो किसी कारण से भाग गए अपने देश से, वो शरणार्थी हैं, ठीक है। अब देखिए बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कौन सा लेख स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित है? तो 34वां। अगला देखिए मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा लेख शरण मांगने और आनंद लेने का अधिकार की गारंटी देता है? तो 14वां। क्या है, एक शरणार्थी के उत्पीड़न का एक क्या आधार होता है? तो ये दोनों होता है, दौड़, धर्म। क्या है, बाल अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कौन सा लेख यह बताता है कि राज्य को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक बच्चे के अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए? तो 7वां अनुच्छेद में बताता है, ठीक है, कि वो जो अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक बच्चों के साथ भेदभाव, मतलब किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, एक जातीय समूह के सदस्य अपनी भाषा, धर्म, भूगोल, इतिहास, वंश या भौतिक लक्षणों के कारण खुद को परिभाषित कर सकते हैं और यह दूसरों द्वारा अलग और विशेष के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रेस बोलते हैं। रेस मतलब दौड़ना होता है, बट यहाँ रेस मतलब कोई दूसरा ही समझा जा रहा है, ठीक है। तो जातीय लोगों का समूह मतलब एक जातीय लोगों का समूह, यानी जहाँ एक ही जाति के लोग रहते हैं, अधिक उचित रूप से वाले लोगों को संदर्भित करते हैं, यानी साझा संस्कृति वाले लोगों को संदर्भित, यानी एक दूसरे के संस्कृति को मानते हैं वहाँ, ठीक है। जातीय समूह की विशेषता क्या है? तो संस्कृति दोनों का एक ही है। पारंपरिक या भाषाई विशेषताओं का एक समूह जो एक समूह को दूसरे से अलग करता है, तो ये क्या है? जातीयता है। जातीयता के बारे में आप लोग का था ना। तो वीडियो को पूरा देखना है, पॉइंट अगर सारा कंप्लीट नहीं होगा तो आप लोग बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये पक्का है। अल्पसंख्यक समूह की विशेषता क्या? अभी देखिए 112 क्वेश्चन गए हैं, अभी जाएंगे आप लोग का 300 लगभग क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है, बस कंप्लीट बाकी। अल्पसंख्यक समूह की विशेषता क्या है? तो विशिष्ट संस्कृतियाँ, हिस्पैनिक्स के रूप में जाना जाता है एक जातीय समूह, लेटिनो का व्यक्ति माना जाता है, ये सभी, यानी क्यूबा, मेक्सिको, मध्य अमेरिका, ये सभी माना जाता है लेटिनो का व्यक्ति। जनता का अर्थ क्या है? तो यह एक विचार है जो एक विशेष सांस्कृतिक राष्ट्रीय का सदस्य या नस्लीय समूह, ये आप लोग बना सकते हैं। इसका सही आंसर यहाँ है, ठीक है। जनता को किसी व्यक्ति की जैविक विशेषताओं और संस्कृति द्वारा परिभाषित किया जाता है। रेस ऐतिहासिक सामाजिक अनुभवों से प्रभावित होती है। जातीयतावाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है संस्कृति के आधार पर एक विशेष जाति या अल्पसंख्यक के खिलाफ भेदभाव। जातीयता के मूल में क्या है? तो सांस्कृतिक विरासत। जाति की परिभाषा क्या है? तो ये भौतिक साझा करने वाले लोगों के समूह का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली अवधारणा विशेषताएं, जैसे कि त्वचा का रंग और चेहरे की विशेषताओं के आधार पर भी हो जाता है। पूर्वाग्रह क्या? तो किसी अन्य व्यक्ति के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता यानी कि लैंगिक समानता तब होती है जब सभी लिंग के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हों, जिम्मेदारियां और अवसर। हर कोई लिंग से प्रभावित होता है। असमानता महिला, पुरुष, ट्रांस और लिंग विविध लोग, बच्चे और परिवार, ये सारे में कभी कभी अंतर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि महिला को कम पैसा देंगे, पुरुष को ज़्यादा देंगे, काम एक ही है फिर भी। डिफरेंस क्या है अगला? कई देशों में कौन सी गतिविधि महिलाओं के समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेती है जिससे पुरुषों को निपटना नहीं पड़ता? घरेलू भोजन की तैयारी, तो वो महिला कर लेती है और पुरुषों को करना नहीं पड़ता है, ठीक है। रेखांकित शब्द के विपरीत का पता लगाएं। नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता, कानून और रोजगार में समानता और मतदान अधिकार शामिल है, तो असमानता, ठीक है। इसको समझ लीजिए पहले। रेखांकित शब्द के विपरीत का पता लगाएं, यानी नागरिक अधिकारों में स्वतंत्रता, कानून और रोजगार में समानता और मतदान का अधिकार शामिल है, तो किसमें शामिल है? तो समता में शामिल है कि असमानता में शामिल है? तो नागरिक अधिकार में स्वतंत्रता, कानून और रोजगार में समानता और मतदान का अधिकार किसमें शामिल है? तो समता में शामिल होना चाहिए ना, समानता में, इक्वालिटी में, ठीक है। इक्वालिटी का ऑप्शन ही नहीं दिया यहाँ, तो ये ऑप्शन भी गलती दिया है, ठीक है। बट डजंट मैटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे लिए। आप लोग जान रहे हैं समानता होगा तो बस वही बड़ी बात है। व्हाट इज मीन्ड बाय जेंडर डिवीजन? लिंग विभाजन का क्या अर्थ है? लिंग विभाजन का क्या अर्थ है? यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन, वही लिंग विभाजन हो गया, ठीक है। भाषाई लिंगवाद का एक समस्या है जिसका मुख्य रूप से विश्लेषकों द्वारा एक इन परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके अध्ययन किया जाता है। तो इंटरेक्शनिस्ट परिप्रेक्ष्य का उपयोग करके अध्ययन किया जाता है। इनमें से कौन सा नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है? तो उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षण देना, घरेलू नौकरियों, यानी घरेलू में भी बहुत सारे नौकरी होता है, जैसे सिलाई मशीन वगैरह चलाना, तो उसमें प्रशिक्षण देना, ये क्या है? ये नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता। लैंगिक समानता का समर्थन करती है, कौन करती है? तो गरीबी उन्मूलन, सभी लक्ष्यों के लिए शिक्षा, यानी ये सही, ये सभी, ठीक है। पारिवारिक आय में वृद्धि, ये सभी करता है लैंगिक समानता का समर्थन। विविध कर्मचारियों के दृश्य गुण क्या है? विविध कर्मचारियों के दृश्य गुण क्या है? तो ये सभी हैं, लिंग, रेस, त्वचा का रंग। लैंगिक असमानता के अपने विश्लेषण में परिप्रेक्ष्य घर में पितृसत्ता के साथ पूंजीवाद द्वारा महिलाओं के शोषण को जोड़ता है, समाजवादी, नारीवादी, ये सारा। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विविधता के लिए एक और शब्द है? तो बहुसंस्कृतिवाद, यानी कि बहुत सारे संस्कृति के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है। अगला डिफरेंस क्या है? अगला क्या है? कुछ नहीं। देख, नारीवादी शब्द का क्या अर्थ है?
तो एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है, ठीक है, इनमें से कौन सा अधिनियम प्रदान करता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए? तो समान वेतन अधिनियम यही का बोलता है, ठीक है। लिंग विभाजन का अर्थ आमतौर पर क्या होता है? तो पुरुषों और महिलाओं को समाज द्वारा सौंपी गई असमान भूमिकाओं को समाप्त कर देना, ठीक है। प्रतिरोध के वे कौन से रूप हैं जो विविधता अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं? तो दोनों कुछ लोग विविधता के विकसित करने के लाभों को समझ नहीं सकते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये होता है, क्या होता है, प्रतिरोध के वे कौन से रूप हैं जो विविधता अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। तो यही सब कारण है जिस कारण से किसी भी चीज़ को प्रतिरोध को मतलब कि कर नहीं पाते हैं, ठीक है। कोई गलत कर रहा है फिर भी हम लोग बोल नहीं पाते। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कुछ नारीवादी आंदोलनों के अनुसार इनमें से कौन सा महिलाओं के कल्याण के लिए सबसे अच्छा तरीका है? तो महिलाओं को शक्ति साझा करनी चाहिए, सही बात है, ठीक है। लैंगिक विविधता की विशेषता क्या है? तो एक कंपनी महिलाओं को उनके पुरुषों और समकक्ष समान वेतन देती है। समान वेतन देना ही लैंगिक समानता है, ठीक है। लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत कभी भी अपनी कुल संख्या के कितना प्रतिशत तक भी नहीं पहुंचा है? तो 15% तक भी नहीं पहुंचा है। पाठ के अनुसार पुरुषत्व और स्त्रीत्व शब्द से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है लिंग। लैंगिक समानता एक ऐसा मुद्दा है जो विकासशील देश या केवल वहाँ है लिंग अंतराल मौजूद है के लिए प्रासंगिक है, ठीक है। तो असल में विकासशील देश में ही है, ठीक है, विकसित देश में नहीं है। वहाँ महिलाओं और पुरुषों को समान पैसा ही मिलता है। समानता के मानक सिद्धांत में कहा गया है, क्या कहा गया है? मतलब सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। भारतीय समाज को माना जाता है, क्या माना जाता है? एक पितृत्मक समाज, क्योंकि यहाँ पिता ही सबका मतलब गार्जियन होता है, माता नहीं होती है, ठीक है। ईर्ष्या और रक्षात्मकता पर काबू पाने के लिए कौन से कदम मदद करते हैं? तो बिल्डिंग समझ। ये भी तो विविधता पर खुलकर चर्चा करना, डिस्कस डाइवर्सिटी ओपनली, बट कोई बात नहीं। देखिए अगला क्या है, लैंगिक भूमिकाएं को संदर्भित करती है। क्रोमोसोमल और हार्मोनल अंतर जो पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार में अपरिहार्य अंतर पैदा करते हैं। लैंगिक भूमिकाएं निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी को नौकरी उपलब्ध कराने पर केंद्रित है? तो रोजगार के समान अवसर, यही है जो पूर्वाग्रह के सभी नौकरी को उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ है, उसमें से ग्लास सीलिंग आमतौर पर महिलाओं के लिए कैसे प्रस्तुत की जाती है? महिला अपने करियर स्तर के बावजूद पुरुषों के साथ बड़ी अंतर देखती है। तो ये चैप्टर का लगभग हो गया, ठीक है। अगला देखते क्या यहाँ क्या बोल रहा है, दुनिया भर में निरक्षर लोगों की कितनी महिलाएं? तो 2/3। लैंगिक जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य ये सभी है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नारीवादी आंदोलन को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो समानता। विश्व राजनीति के लिंग निर्धारण में देखा जाता है, ये सभी देखा जाता है। वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी ये सारा है, विश्व राजनीति लिंग निर्धारण में देखा जाता है। दुनिया भर में कितनी लड़कियां स्कूल से बाहर हैं? तो 132 मिलियन। 2019 में कितने प्रतिशत देशों ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल की? तो 66%। शिक्षा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो एसडीजी 4 को। किस तारीख को बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर। वैश्विक स्तर पर हर साल 18 वर्ष से कम उम्र की कितनी लड़कियों की शादी होती है? तो 12 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर स्कीमा सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जेंडर स्कीमा सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो देखिए कौन करता है। बच्चे सांस्कृतिक मानदंडों और उनके समाज की अपेक्षाओं से लिंग भूमिकाओं के बारे में सीखते हैं। तो लंबा वीडियो तो हो रहा है, तो आप लोग को देखना पड़ेगा, नहीं देखिएगा तो आप लोग का नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। लैंगिक असमानता के मूल कारण को चुनौती देने और संसाधनों और निर्णय लेने के लिए महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए किस दृष्टिकोण की मांग की गई है? विकासात्मक दृष्टिकोण में लिंग। मर्दानगी और स्त्रीत्व आमतौर पर किससे जुड़े होते हैं? तो लिंग से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन कुछ काम का नहीं लगा, ठीक है। लिंग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक सामाजिक निर्माण है, वो भी सही। कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए लड़कों लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक भेदभाव का स्रोत के रूप में है? तो 1, 2 एंड 3, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। लिंग विविधता का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं की समानता अनुपात। अब हो जाएगा, ठीक है, अब खत्म हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। लिंग संवेदनशीलता के विपरीत है
लिंग समानता, स्त्री और पुरुष के गोरे होने की प्रक्रिया को भी कहा जाता है लैंगिक समानता। ठीक है, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को क्या कहा जाता है? लिंग पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न, कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो सिगमंड फ्रायड। लैंगिक भेदभाव के स्रोत हैं, कौन से हैं? तो देखिए बोथ 1 और 2, तो 1 और 2 शिक्षा, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यचर्या और शिक्षा, कानून और नियम, ये दोनों लैंगिक भेदभाव के स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव के अधिकारों का पहला चरित्र है? तो साइरस सिलेंडर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो संयुक्त राष्ट्र ने। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया? तो यूएनओ ने। यूएनओ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाई गई? तो 10 दिसंबर 1948 में। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है? तो अनुच्छेद 15। मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एलिनोर रूजवेल्ट। ठीक है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा किसकी अध्यक्षता में अपनाई गई थी? तो एलिनोर रूजवेल्ट के अध्यक्षता में। अगला तरीके, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की लागू होती है प्रत्येक व्यक्ति धर्म, नस्ल, लिंग या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना ही लागू हो जाती है मानव अधिकार। अरे मानव अधिकारों ने तो मानव को अधिकार दे दिया गया ना, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की किस वर्षगांठ पर सभी के लिए सभी मानव अधिकार का नारा अपनाया गया था? तो 50वां में। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा पारित की गई? तो 1959 में। निम्नलिखित में से किस देश ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया है? तो फ्रांस में। तो दोनों ने अपना लिया है कि नागरिक अधिकार दोनों का है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आ जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। भारत में एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में हुआ था। एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा हैं एनएचआरसी के। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मानवाधिकार और अमानवीय गलतियां पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी आर कृष्णा अय्यर है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थित है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का संकल्प। अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1946 में हुई। सभी समूहों के लोगों को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश कौन था? तो न्यूजीलैंड था। सभी को मतदान के अधिकार देने वाला पहला देश। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन के स्वयं सेवकों ने अभियान चलाया। तो क्या अभियान चलाया? पूरी दुनिया में मानवाधिकार वाला अभियान। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी पीढ़ी के अधिकार का उदाहरण है? तो शिक्षा का अधिकार दूसरी पीढ़ी के लिए। ठीक है, दूसरी पीढ़ी को भी साथ देगा। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार की अवधारणा का परिचय किसने दिया? तो कारेल वासाक ने दिया है कि ये तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार की अवधारणा का परिचय भी होगा। ठीक है, मतलब शिक्षा जो है सो तीसरी पीढ़ी तक चलेगा। वही भेदभाव की रोकथाम और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र उप आयोग की स्थापना 1947 में की गई थी मानवाधिकार आयोग के द्वारा। ठीक है, आईसीजे के न्यायाधीश द्वारा चुने जाते हैं। आईसीजे के न्यायाधीश द्वारा चुने जाते हैं दोनों के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा की द्वारा। एक सुरक्षा परिषद है, एक महासभा है। ठीक है, तो होता है एक सुरक्षा विभाग होता है, एक महासभा होता है। तो जहाँ सभाएं होती है वो महासभा, जहाँ सुरक्षा का बात होता है और सुरक्षा परिषद। अगर इसमें क्या मानव अधिकार सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है? हाँ, एसडीजी सीधे मानव अधिकार मानकों से जुड़े हुए हैं। अगर क्या मानवाधिकार शिक्षा प्रासंगिक है? तो हाँ, यह सभी मनुष्यों के लिए प्रासंगिक है। सही बात है। ठीक है, तो अगला मुख्य शक्तियाँ और कर्तव्य क्या है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के? यानी महासभा का एक सचिव भी तो होगा, तो उसका शक्ति और कर्तव्य क्या है? तो दोनों है, ए और बी। शांति स्थापना गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करना और कई अनुसंधान कार्य और अर्थ प्रबंधन कार्य करना। अगला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है? तो फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन है। अगला देखिए, शास्त्रीय शांति स्थापना क्या है? तो शास्त्रीय शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र कमान के तहत संयुक्त राष्ट्र बल की स्थापना शामिल है, जिसे युद्ध विराम के बाद विवाद के पक्षों के बीच रखा जाता है। ठीक है, अगला 1990 के दशक के मध्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र किन मुख्य तरीकों में शामिल हुआ?
तो इसका सही आंसर दोनों ए और बी, ठीक है। ए में क्या है, राज्यों के बीच आक्रामकता का विरोध करके और राज्यों के भीतर विवादों को सुलझाने का प्रयास करके, और दूसरा तो वैश्विक दक्षिण में सबसे कम विकसित देशों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाकर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र का यह मुख्य तरीका शामिल था, ठीक है। मानव सुरक्षा क्या है, तो यस देखिए मानव सुरक्षा क्या है, तो लोगों की सुरक्षा जिसमें उनकी शारीरिक सुरक्षा, उनका आर्थिक और सामाजिक कल्याण, उनका गरिमा का सम्मान और मानवाधिकारों की सुरक्षा शामिल है। तो यही हुआ उनका शामिल। ट्रीटीशिप काउंसिल के वर्तमान सदस्य कौन है, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, यही ट्रीटीशिप काउंसिल के वर्तमान सदस्य हैं, ठीक है। तथाकथित नीले हेलमेट कौन है, नीले हेलमेट यानी कि नीले हेलमेट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के शांति सेना है नीले हेलमेट वाले। शांति शब्द का क्या अर्थ है, शांति शब्द का अर्थ क्या होता है, ये होता है संघर्ष की अनुपस्थिति और संवाद, समझ और सहयोग का अस्तित्व, ठीक है। यही है शांति शब्द का अर्थ। शांति शिक्षा क्या है, मानवाधिकारों पर आधारित शांति की संस्कृति को विकसित करना ही शांति शिक्षा है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सारा कुछ याद रखना है आप लोग को। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान क्या है, तो कोई विवाद हो गया तो उसका शांतिपूर्ण समाधान कैसे रहेगा, तो बातचीत और न्यायिक समाधान सहित संभावित तरीकों की एक श्रृंखला बनाकर, ठीक है। अगला देखिए क्या है, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान क्या है, वही क्वेश्चन है, वही आंसर है, ठीक है। गांधी के विचार की केंद्रीय शिक्षा क्या है, तो सत्य और अहिंसा है। गांधी ने अहिंसा के तथ्यों की पहचान किसकी शिक्षा से की है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। गांधी के अनुसार सत्य और अहिंसा क्या है, तो अविभाज्य है, ठीक है। चरखे को किसका प्रतीक माना जाता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन देख लीजिएगा इंग्लिश में, जो भी होगा उसका मतलब वही लगा दीजिएगा, ठीक है। गांधी के विचार की केंद्रीय शिक्षा है सत्य। को गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा माना जाता है, सत्य ही ईश्वर है, ठीक है। गांधी के अनुसार वास्तविकता में कुछ भी अस्तित्व में नहीं है सिवाय सत्य। ईश्वर की आवश्यक प्रकृति का वर्णन गांधी ने इस वाक्यांश द्वारा किया है, किस वाक्यांश द्वारा, तो सच्चिदानंद के वाक्यांश द्वारा। गांधी जी के लिए जीवन का उद्देश्य है आत्मबोध। गांधी जी की सत्याग्रही की अवधारणा काफी हद तक किस अवधारणा पर आधारित है, तो स्थित प्रांच अवधारणा पर आधारित है। अगला डिफरेंस क्या है, गांधी ने लिखा है आसक्ति की सर्वोच्च स्थिति के अभ्यास के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो ये सभी है गैर कब्जा, अहिंसा, चोरी न करना, ठीक है। गांधी ने अंततः सविनय अवज्ञा शब्द को इस प्रकार बदल दिया, अहिंसक प्रतिरोध, मतलब कभी भी वो हिंसा नहीं करते थे, ठीक है। गांधी ने कहा मेरे लिए धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं हो सकती, या फिर सेवा के बिना कोई राजनीति नहीं हो सकती, या फिर बिल के बिना कोई राजनीति नहीं हो सकती। तो इनमें से जो आप लोग को सही लगा होगा वो लिखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ धर्म। अगर गांधी को एक सामाजिक बुराई मानते थे, तो अस्पृश्यता। गांधी जी जो थे अस्पृश्यता को एक सामाजिक बुराई मानते थे, सही मानते थे। महात्मा गांधी द्वारा अहिंसा का क्या था, उपदेश या वकालत था, ठीक है। गांधी के अनुसार अहिंसा का क्या गुण है, तो मजबूत और बहादुर का गुण है। मतलब हाँ सही बात, अहिंसा वही करते हैं जो बहादुर होते, अहिंसा मतलब जो किसी को मार काट नहीं करते। गांधी के अनुसार अहिंसा का उच्चतम रूप क्या है, तो शूरवीरों की अहिंसा है, ठीक है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार किसकी परिभाषा है, तो किसी भी अहिंसक या संघर्ष का उद्देश्य प्रतिद्वंदी का धर्म परिवर्तन करना था, उसके दिल और दिमाग को जीतना और उसे अपनी बात मनवाना, यही, ठीक है। गांधी ने कहा कि राजनीतिक संस्थाएं आर्थिक विकेंद्रीकरण की नींव रखेंगी, तो पंचायती राज, ठीक है। अगर स्वराज का अर्थ क्या है, तो राजनीतिक स्वशासन है। सर्वोदय का अर्थ क्या है, तो सर्वोदय का अर्थ है सभी का उत्थान। गांधी के अनुसार का अभ्यास पर्यावरणीय मुद्दों को कम करने में बहुत सहायक है, स्वदेशी का अभ्यास, ठीक है। गांधी के अनुसार स्वदेशी का अभ्यास पर्यावरणीय मुद्दों को कम करने में बहुत सहायक होता है। अगर सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सत्य को मजबूती से पकड़े रहना। वायुमंडल की इनमें से किस परत में ओजोन परत शामिल है, जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश को शोषित करने के लिए जिम्मेदार है, तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सूर्य ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, सही है। ओजोन परत के क्षरण के बारे में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये सभी सही है, ठीक है। जितने भी चीज लिखे हुए सही है। अगर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य विकास करना है, तो इसका भी आंसर सही है, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ठीक है।
प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 1973 या 75 या 76 या 77 आ जा सकता है। विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर का पहला सप्ताह मनाया जाता है विश्व वन्यजीव सप्ताह। मिट्टी के कणों को बढ़ते आकार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मिट्टी, गाद और रेत प्रत्येक जीव का प्राकृतिक निवास कहलाता है, निवास स्थान। उस हैबिटेट भी कहते हैं, ठीक है। उस विशेषता का नाम क्या है जो जीवों को उनके आवास की स्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देती है? अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आमतौर पर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम (SBS) से जुड़ा है? तो अपर्याप्त वेंटिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अक्सर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम (SBS) से जुड़ा हुआ है? तो ये खराब वेंटिलेशन और इंडोर वायु गुणवत्ता। तो ये सारा आप लोग को ये मतलब पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। खनन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन निम्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वनस्पति आवरण का विकास करके, ठीक है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होते हैं डंडे में, ठीक है। अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) के चरण समाप्त होने के बाद इनमें से किस रसायन ने इसकी जगह ले ली? तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो पृथ्वी के वायुमंडल और इसके महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि है। पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ये सभी हैं, ठीक है। UNFCCC का क्या अर्थ है? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणें अधिक खतरनाक है? तो UVC। अब वीडियो खत्म ही हो जाएगा तो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक है CO2 होना चाहिए, ठीक है, बट कोई बात नहीं। ग्रीन हाउस गैसें जिन्हें रेडियोधर्मी सक्रिय गैसें भी कहा जाता है शामिल है ये सभी ये सारे रेडियोधर्मी गैस है। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD इंगित करती है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। रेडियोधर्मी प्रदूषकों का प्रभाव निर्भर करता है ये सभी पर: प्रसार की दर, ऊर्जा जारी करने की क्षमता, संदूषण जमा करने की दर। रोपित वृक्षों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलें उगाना क्या कहलाता है? तो तोंगिया प्रणाली। नवीकरणीय समाप्ति योग्य प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? तो बायोमास। सीधी धूप में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो हेलियोफाइट्स कहा जाता है, सीधी धूप में उगता है, ठीक है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है ठंडे प्रदेश में। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास कहाँ किया जाता है? ठंडे देश में, ठीक है। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द वास्तव में किसके द्वारा गढ़ा गया? तो रेटर के द्वारा, ठीक है। रेटर किस प्रजाति की आबादी की उसके निवास स्थान के भीतर प्रचुरता को कहा जाता है? तो क्षेत्रीय घनत्व। तो आगे देखिए क्या है, सिंकोलॉजी का अध्ययन है। सिंकोलॉजी का अध्ययन क्या है? किसी स्थान के पर्यावरण के संबंध में जैविक समुदाय। अगला देखिए क्या है, जब जनसंख्या वहन क्षमता तक पहुंच जाती तो क्या होता है? मृत्यु दर बराबर जन्म दर हो जाता है, वहन क्षमता तक पहुंच जाती तब, ठीक है। प्लैंकटन क्या है? तो प्लैंकटन है तैरते सूक्ष्म पौधे और जानवर है। खाद्य श्रृंखला में मृतोपजीवी जीव होते हैं अपघटक। अम्ल वर्षा है, वायुमंडल में SO2 की बड़ी मात्रा में उपस्थिति। समुद्र के किनारे उगने वाले पौधे इसके लक्षण दर्शाते हैं हेलोफाइट्स के। हमेशा शिकारियों की तुलना में शिकार की गई प्रजातियां पाई जाती हैं और उसे क्या कहते हैं? संख्याओं का पिरामिड। ट्रॉफिक स्तर का निर्माण होता है खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव। पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों का निर्माण होता है बायोस्फीयर में, ठीक है, यानी वायुमंडल। सतत विकास की परिभाषा क्या है? सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। अगला सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1980। ये लास्ट चैप्टर चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग CSD किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करता है? तो SDG 6। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का लक्ष्य क्या है? तो सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। अगला के निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र आयोग एजेंडा 21 और पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग CSD।
एजेंडा आपकी इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब है एजेंडा की सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वित कार्य योजना है। ठीक है, यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है? सतत विकास से जुड़ा हुआ है, जो संयुक्त राष्ट्र का एक गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वित कार्य योजना है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक समता प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो सतत विकास। किसी दिए गए वातावरण द्वारा समर्थित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या कहलाती है? तो पर्यावरण प्रतिरोध। एजेंडा की इसमें कितनी सहमति है? तो 5 है। भविष्य की पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने द्वारा किया गया है। तो ब्रटलैंड, मतलब कि किसका कथन था इस तरह से? ठीक है, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिस पर 2001 में हस्ताक्षर किए गए और यह निम्नलिखित से प्रभावी हैं। तो 2004। बेसल कन्वेंशन संबंधित किससे है? तो खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर पार आवाजाही और उनका निपटान से। UNCED का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के मापदंडों में शामिल नहीं है? तो इंटर और इंटर जनरेशन इक्विटी शामिल नहीं है। यदि हम सतत विकास के 3 स्तंभों में से केवल 2 ही हासिल करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त सभी। बेसल सम्मेलन कब से प्रभावी हुआ है? मतलब खत्म होने वाला वर्ष, ठीक है, 1992। सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक समानता निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है सतत विकास। निम्नलिखित में से मानवीय गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है वह क्या है? औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण के कारण ही इतना तो प्रदूषण हो रहा है। देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन ना, लेकिन लास्ट यही क्वेश्चन था और इसी के बाद हम देखना चाह रहे थे। सतत विकास की दिशा में पहला कदम कहाँ उठाया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन में। बाकी इसमें देखिए एक किसी दूसरा यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का नाम भी हमको नहीं पता है, तो इस टाइप का दिया गया। वैश्विक नागरिकता शिक्षा का तात्पर्य मूल्य और दृष्टिकोणों का एक समूह से है। तो क्या बोलता है वो? देखिए क्या बोल रहा है, डी नंबर होना चाहिए। ठीक है, सुंदर रूप से कार्य करें, दुनिया को सुधारें, इम्प्रूव द वर्ल्ड, मुद्दों से जुड़े रहें। तो इस तरह से दिया गया क्वेश्चन, तो आप लोग का भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से हम लोग देखिएगा। इसका सिलेबस भी अलग होगा, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पेपर वाला आएगा। ठीक है, ये सिलेबस अलग सिलेबस से दिया होगा इसमें। बाकी कुछ तो मैच करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और आप लोग टेंशन नहीं लेना। देखिए सतत विकास वाला भी है, लक्ष्य वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से ये भी दिया हुआ है। बाकी फ्रेंड्स हम और भी बहुत सारे गेस्ट पेपर्स वाले मेरे पास हैं जिनका मतलब बढ़िया हमको लगा है, तो उनका भी मतलब लगभग देख लिए। जिनका मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा उसका आप लोग को बता दिए। ठीक है, बाहर तो नहीं आएगा इससे, ठीक है, और इससे रिलेटेड ही आएगा। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, टिकाऊ खेती के घटक इस प्रकार हैं, तो ये आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, पक्का है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को सारा क्लियर हो गया है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और हम बता दें ऊपर में जितना उसी के अंदर से आने के चांसेस अगर आएंगे तो उन्हीं के अंदर से आएंगे, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा हमको। ठीक है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नहीं कहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग उसको एक बार में अगर नहीं समझ में आता तो बार बार देखिए, हो सकता है वीडियो को ख़त्म होते ही आप लोग सारा भूल जाएं। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग लिखिए बार बार, या फिर देखिए वीडियो को बार बार, या फिर पढ़िए बार बार। ये मतलब इतना में से कुछ एक चीज़ कीजिए। ठीक है, इस PDF को अगर आप चाहते हैं तो प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट इसलिए 30 रुपीज़ लगता है प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। बहुत सारे गेस्ट पेपर्स वगैरह का PDFs भी है, और मेरा पर्सनल PDF है। ठीक है, पर्सनल CSR का गेस्ट पेपर का, तो आप लोग उसमें जुड़िए भी और इसको देखिए। ठीक है, आप लोग का बढ़िया एग्जाम जाए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को बढ़िया एग्जाम जाए, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आप लोग के लिए इतना 1 घंटा तक लगभग मेहनत के बोलते ही रहे। ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर हम कभी मतलब इतना हौसला के साथ, मोटिवेशन के साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ख़राब लगता है स्टूडेंट्स। ठीक है, कि मेरा स्टूडेंट्स लोग सपोर्ट ही नहीं करता तो कैसे करें। तो आप लोग की ही
मोटिवेशन की वजह से हम 1 घंटा तक अभी बैठे रह गए आप लोग के लिए, ठीक है। मेरा तो एग्ज़ाम नहीं, आप लोग का एग्ज़ाम है, लेकिन हमको लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम है इस तरह से। तो आप लोग के लिए 1 घंटा लगाएँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन हम जल्दी-जल्दी करके 1 घंटा लगाएँ, कम किए। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं इस चैनल में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।